Right, let's begin with the class. क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ सवालात हैं जो कुछ बच्चों के मसले मसाइल हैं तो उनको डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 वो पहला सवाल है जो आज का प्रॉब्लम है, तो लेट्स डिस्कस। इसके लिए हम एक दफ़ा सवाल को क्विकली पढ़ लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इक्वल्स टू 3 + 4x - x स्क्वायर। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट 3,6 इज दिस। तो कर्व की इक्वेशन गिवन है, उसको डिफरेंशिएट करके जब उसमें x की वैल्यू डालेंगे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट का जब नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल को और पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए y - y1 = mx - x1 का फॉर्मूला यूज करते हुए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। सही है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आया, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आया, पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन शो हो जाएगा। जब शो करना होता है हम हर स्टेप्स को बहुत बारीकी के साथ डिटेल में दिखाते हैं। शो करने में कोई होशियारी नहीं करनी, बहुत डिटेल में स्टेप्स दिखाने। एग्जामिनर को कहीं भी ये ना लगे कि आप डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आप हर पॉसिबल स्टेप शो करें। पार्ट 2 कहता है गिवन दैट द नॉर्मल मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट्स ए एंड बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, AXIS सिंगुलर है और AXES प्लूरल है। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात होती है इसका मतलब वो बात कर रहा है एक्स एक्सिस की एंड वाई एक्सिस की, दोनों एक्सिस की साथ बात कर रहा है। मीन्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। तो अब ये नहीं पता कि एक्स एक्सिस पे कहाँ और कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे कौन सा वाई एक्सिस पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को मान लेंगे x,0 जो एक्स एक्सिस पे होगा और जो वाई एक्सिस पे होगा उसको मान लेंगे 0,y। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में जब x,0 डालेंगे तो x आ जाएगा, a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल जो ऊपर निकाला था उस पर जब 0,y डालेंगे तो y आ जाएगा, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जब a एंड b दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हुए x1 + x2/2 y1 + y2/2 इस्तेमाल करते हुए मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा। पार्ट 2 भी हो गया सक्सेसफुली। अब वो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन। अब जरा सिनेरियो पहले विजुअलाइज करने की कोशिश किया करें ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। अब ये हमारा कर्व है, लेट्स सपोज इसमें मैक्सिमम कर्व है तो वो उसी तरह का शेप बनाते हैं। अच्छा, अब किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है वो हम एग्जैक्ट तो बनाया नहीं है, मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ। सही है, मैंने कहा ये टेंजेंट है आपका, ये आपका कर्व है। अब टेंजेंट जो है वो बना हुआ है पॉइंट 3,6 पे, लेकिन हमने तो नॉर्मल बनाया था, तो नॉर्मल भी यहाँ बनेगा। तो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो अब यहाँ नॉर्मल बनेगा कहीं। अब देखिए हो क्या रहा है, जब ये टेंजेंट है और ये वाली लाइन नॉर्मल की लाइन है, तो नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जब नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब वो नॉर्मल की इक्वेशन कर्व को एक पॉइंट पे मिल रही है, वो पॉइंट है 3,6। अब वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन। Tangent can never meet the curve again because tangent is a line which intersects the curve at exactly one point. It cannot intersect the curve at 2 points. It meets the curve only once. But as far as normal is concerned, it can meet the curve twice. एक दफा तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वही हो जाएगा और दूसरा पॉइंट जो है वो निकालना है। तो एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,6 थे वो ऑलरेडी मौजूद थे, दूसरा पॉइंट निकालना है। अब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी सिखाता है कि जब हमें दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना हो या लाइन एंड कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना हो तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ये शुरुआत हमने क्वाड्रेटिक्स में की थी जब हम साइमल्टेनियस सॉल्व करके सिंगल इक्वेशन बनाते थे। तो यहाँ पर कह रहा है नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन, इसका मतलब नॉर्मल और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट की बात हो रही है। और जब इंटरसेक्शन पॉइंट की बात हो तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो कौन सा इक्वेशन है भाई, एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3 + 4x - x स्क्वायर, और एक जो हमारा पॉइंट है वो एक जो लाइन है वो है 2y इज इक्वल्स टू x + 9। अब अगर आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें
y इक्वल्स टू एक्स प्लस 9/2, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कमाल की बात है, जब साइमल्टेनियस सॉल्विंग करेंगे तो एक आंसर नहीं आएगा, दो आंसर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि दरअसल लाइन एंड कर्व का जब इंटरसेक्शन पॉइंट में ढूंढ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है लाइन और कर्व जो है वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल और कर्व दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट 3,6 है, एक पॉइंट कोई और है। लेकिन जब साइमल्टेनियस सॉल्विंग करेंगे तो 3,6 भी आएगा, तो हम समझ जाएंगे 3.3,6 इज ऑलरेडी अ नोन पॉइंट। एंड ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन, अदर पॉइंट की बात हो रही है, वी हैव टू फाइंड द अदर पॉइंट। तो जो सेकंड बाकी x की वैल्यू होगी इसके अलावा 3 के अलावा वो दूसरा पॉइंट दे देगी। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें, ये x प्लस 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 8x माइनस 2x स्क्वायर, सबको अगर मैं एक तरफ ले आऊँ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 8x हो जाएगा माइनस 7x प्लस 9 माइनस 6 हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। 3 टू द 6 मिडल टर्म ब्रेकिंग की और आपके पास वैल्यूज आ गई। 2x आपने कॉमन ले लिया, x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक आंसर आ गया x इक्वल टू हाफ और x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 6 ही आएगा डेफिनेटली। तो ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी नोन है, दिस पॉइंट इज ऑलरेडी नोन। नाउ दिस x इक्वल टू हाफ, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर तो हाफ प्लस 9 हो जाएगा 10 9.5, 9.5 अपॉन 2 हो जाएगा 4.2 और 9.5 डिवाइड बाय 2 4.75 4.75। तो y 0.5 है तो y हो जाएगा x 0.5 है तो y हो जाएगा 4.75। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0.5, 4.75। This is the answer of this part. The coordinates of the other point. Right? डिटेल में प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लें, एक्नॉलेज कर लें। समझ आ गया सवाल? Question number 10. The diagram shows an open rectangular tank of height h meters covered with a lid. अभी यहाँ वाज़े तौर पे बोला है कि टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक वाज ओपन, ओपन रेक्टेंगुलर टैंक था, लेकिन जब ओपन है तो टॉप नहीं है, लेकिन टॉप के बजाय कुछ और है, और वो क्या है? लिड। The base of the tank has sides of length x, half x, and the lid is a rectangle with sides 5/4x and 4/5x. When full, the tank holds 4 meter cube of water. अच्छा, एक जब ये वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब देना तो एक दफ़ा देख लें क्या सारी की सारी लेंस वाकई मीटर्स में दी हुई हैं, ऐसा तो नहीं है खेला जा रहा है। तो अगर सारी लेंथ सेंटीमीटर में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो आपको पहले वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ता है। तो यूनिट बड़े एहतियात से देखा करें। 4 मीटर क्यूब है और सारी जो आपकी लेंथ है वो भी मीटर्स में ही है। चलें, यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का ताल्लुक नहीं है। यूनिट को बड़े गौर से देखा करें क्योंकि कुछ सवाल में यूनिट्स में खेल लेता है बच्चा, बेचारा सारा कॉन्सेप्ट सही लगाता है लेकिन यूनिट वाली चीज को इग्नोर कर देता है तो मार्क्स कट जाते हैं। अब जो चीज गिवन होती है वहां से इक्वेशन बनता है, एक अननोन इन टर्म्स ऑफ सेकंड अननोन आता है, वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। द मटेरियल फ्रॉम विच द टैंक इज मेड इज ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। थिकनेस चलें छोड़ दें, बाकी सारे सर्फेसेस काउंट कर लें। तो कितने सर्फेसेस है? रेक्टेंगुलर बॉक्स के 5 सर्फेसेस हैं। द एक्सटर्नल सर्फेस एरिया ऑफ द टैंक टुगेदर विद द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द लिड इज ए। बोला जितने, ये क्यूबॉइड है ना ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, तो नॉर्मली क्यूबॉइड में 6 सर्फेसेस होते हैं, लेकिन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक में 5 होंगे। तो 5 सर्फेसेस प्लस लिड, 6 सर्फेसेस हो गए। टॉप हालांकि नहीं है लेकिन टॉप की जगह लिड है। तो वो कह रहा है फाइंड एक्सप्रेस एच इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब ये एक्सप्रेस कैसे होता है? जो वॉल्यूम गिवन है उसकी बेसिस पे एक्सप्रेस होगा, जाहिर सी बात है।
अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द टैंक, तो वॉल्यूम में तो लिड का कोई काम ही नहीं है, लिड तो कवर करने के लिए यूज होती है, वॉल्यूम तो अंदर की कैपेसिटी को कहते हैं। तो वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम दिया हुआ है 4, लेंथ है x, ब्रेथ है हाफ x एंड हाइट है h। ये हो जाएगा 2 4 8 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर h। h इन टर्म्स ऑफ x चाहिए था, तो ये हो गया 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा h इन टर्म्स ऑफ x वाली चीज हो गई। फिर कहता है हेंस शो दैट a इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 24 अपॉन एक्स। तो a जो है यहाँ पर वो किससे कह रहा है, यहाँ वजाहत है ना, the external surface area together with the area of the top, together with the area of the top of the lid, यानी कि लिड का एरिया शामिल है। तो 5 सरफेसेस बॉक्स के, टैंक के 5 सरफेसेस और एक लिड का, 6 सरफेसेस हो गए। आइए 6 के 6 सरफेसेस ऐड करते हैं। पहला सरफेस क्या होगा भाई, x इंटू हाफ एक्स जो है तो बेस वाला सरफेस है, x इंटू हाफ एक्स इंटू 2 करते हैं, लेकिन यहाँ इंटू 2 नहीं होगा क्योंकि टॉप नहीं है, टॉप अलग है। x इंटू हाफ एक्स हो गया बेस। अच्छा फिर ये जो हाफ एक्स इंटू एच साइड वाला सरफेस है, ये वाली साइड का वाला भी है, ये वाली साइड वाला भी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 2 टाइम्स हाफ इन हाफ एक्स इंटू एच प्लस। अच्छा फिर हम पहले ये वाली साइड ली थी, अब ये वाली साइड देखें, ये वाली साइड पहले बेस लिया, फिर ये वाली साइड ली, तो ये दोनों साइडें आ गई। अगर मैं इसको पूरा मिला दूं बॉक्स को तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। पहले मैंने बेस ले लिया, जो बेस है, उसके बाद साइड ली, तो ये वाली साइड दोनों कवर हो गई। अब मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ विच इज x इंटू एच, ये एच है ना, ये फ्रंट वाला फेस एक्स एच और इसके पीछे भी एक्स एच, तो मैं कहूँगा प्लस 2 टाइम्स एक्स एच। तो देखें 5 सरफेस हो गए, हाफ एक्स इंटू एच वाले 2, एक्स इंटू एच वाले 2 और एक्स इंटू हाफ एक्स वाला 1, क्योंकि टॉप नहीं था, लेकिन टॉप पे कुछ और है, उसका भी सरफेस देना पड़ेगा। तो टॉप पर क्या है, लिड, लिड का सरफेस क्या है भाई, 4 अपॉन 5 एक्स इंटू 5 अपॉन 4 एक्स। अब अगर आप एरिया देखें तो आपका आ जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 कट गया, ये हो गया एक्स एच प्लस 2 एक्स एच। अच्छा 5 5 कटा, 4 4 कटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, और एक्स एच प्लस 2 एक्स एच हो जाएगा 3 एक्स एच। 3 एक्स एच आ गया, और एच की जगह डाल दें 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 24 अपॉन एक्स। जो चीज शो कर रही थी खैरियत से शो हो गई। सही है, मेन चीज तो शो करना ही होती है। पार्ट नंबर 1 हो जाता है तो पार्ट नंबर 2 हो ही जाता है। बहरहाल पार्ट नंबर 2 पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज समथिंग डिफरेंट, गिवन दैट x कैन वेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच a इज मिनिमम। a इज मिनिमम पर x की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ a नहीं मांगी, फॉर व्हिच a इज मिनिमम। इसका मतलब क्या है भाई कि आप जब मिनिमम मैक्सिमम की बात होगी तो dA बाय dx इक्वल्स टू 0 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 करेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा 3x क्यूब इज इक्वल टू 24, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x 2 है और फिर कह रहा है शोइंग क्लियरली दैट a इज अ मिनिमम एंड नॉट अ मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम के सेकंड डेरिवेटिव सिखाया है, t स्क्वायर a बाय dx स्क्वायर विच वुड बी 3x माइनस 2 ऊपर ले जाए प्लस 48 अपॉन एक्स क्यूब। उसमें जब x इक्वल टू 2 डालेंगे तो बताएं, सिर्फ ये ना बोलेंगे डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू भी लिखनी होगी आपको। सही है, क्योंकि शो करना है आपने, वैसे भी बहुत एहतियात से काम करना है, हमेशा वैसे ही आदत बनाए। 3 प्लस 48 अपॉन 2 क्यूब, 2 क्यूब होता है 8, 48 अपॉन 8 करें, 8 5 48, 6 48, 3 प्लस 6, 8 5 40, 8 6 48, 6 plus 3 9। Now this 9 is greater than 0, therefore it is a minimum। वैसे यकीनन सिर्फ पार्ट 1 में ही मसला होगा, पार्ट 2 तो हो ही जाता है, लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन पार्ट 2 भी करा दिया है ताकि पूरा क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हो जाए। एक्नॉलेज करें क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लें।
एक्नॉलेज करें। After that comes question number 52, which is another problem. The point Px comma y is moving along the curve in such a way that the rate of change of y is constant. Rate of change of y क्या होता है? Rate of change of y हम कहते हैं dy by dt को. Rate से टाइम जहन में आता है, rate of change of y की बात हो रही है, तो dy by dt. ये क्या बता रहा है? एग्जामिनर कह रहा है ये constant है, fixed है. Find the values of x at which the rate find the values of x at the points at which the rate of change of x is equal to half the rate of change of y. ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है. बच्चे अंग्रेजी का ये जुमला सही से पढ़ के अप्लाई नहीं कर पाते, तभी फंस जाते हैं. और ये बाकी सवालों से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि देखिए कभी कभार कुछ अल्फाज बदल के ये सवाल को टेस्ट करता है. तो यहाँ इसने क्या किया, ये जो अंग्रेजी का जुमला है इसको यहाँ लिख दें इक्वेशन फॉर्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स. अच्छा ये भी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्या है? dx by dt. Rate of change of x is equal to, is equal to half the rate of change of y, half the rate of change of y, which is dy by dt. देखें गौर से पढ़ें, रेट ऑफ चेंज ऑफ x जिसका मतलब dx by dt इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू का साइन डाल दिया, अंग्रेजी के जुमले को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ. रेट ऑफ चेंज ऑफ x dx by dt इज इक्वल टू हाफ, यानी कि 1/2, half the rate of change, half of मतलब multiply, half of rate of change of y, which is dy by dt. ये आपने लिख दिया. बस ये जो एग्जामिनर ने अंग्रेजी का जुमला लिखा था आपने मैथमेटिकली इसको इस तरह लिख दिया. अब आ जाए वापस. अब आपको जब रेट ऑफ चेंज का जिक्र होता है तो आपको चेन रूल बताया गया था. अभी आप ज्यादा ना सोचें, चेन रूल बनाएं बस. ये मैं एग्जाम स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको. एग्जाम में बैठे हुए हैं, आप सवाल को पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं पता नहीं क्या यार कुछ समझ नहीं आ रहा. भाई समझ नहीं आ रहा आपको, ये तो पता चल रहा है कि एक वेरिएबल x है, एक y है, एक t है, 3 वेरिएबल्स हैं. 3 वेरिएबल्स को कनेक्ट करने के लिए चेन रूल बनता है. अच्छा भाई सर ने चेन रूल क्या बताया था? कोई भी चेन रूल ध्यान में आ रहा है वो बना लें. dy by dt is dy by dx into dx by dt. चेन रूल कैसे बनाते हैं ये आपको सिखाया गया है. dy dt यहाँ लिखा पहले, और फिर ये कॉमन वेरिएबल होता है जो कि कैंसिल होने की सलाहियत रखता है. ऐसी बातें कैंसिल करते नहीं है, लेकिन ये चेन रूल बन गया. अब dy by dt हमें नहीं पता, उसने कहा dy by dt इज अ कांस्टेंट, dy by dt इज अ कांस्टेंट. अब आप समझने के लिए इस कांस्टेंट को या तो कोई नाम दे दें या कोई नाम नहीं भी देना तो भी कोई मसला नहीं. लेट सपोज मैं कोई नाम दे दूं a, कांस्टेंट a. तो उसने कहा था द dy by dx द रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज कांस्टेंट, तो मैंने कहा वो कांस्टेंट a हो जाएगा. तो अगर लेट सपोज मैं dy by dt को a कह देता हूं तो dx by dt हो जाएगा हाफ a. लेट सपोज dy by dt को मैं कांस्टेंट a कह देता हूं तो dx by dt हाफ a हो जाएगा. तो यहाँ dy by dt की जगह a रखें, dy by dx तो मुझे पता ही नहीं है, और dx by dt की जगह रख दें हाफ a. अब ये a और a कट गया, 2 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो dy by dx इज इक्वल टू 2. अच्छा अगर मैं a ना भी कहता, अगर मैं इसे a ना भी कहता, dy by dt की जगह dy by dt रहने देता, dx by dt की जगह मैं रख देता हाफ ऑफ dy by dt एज इट इज रख देता, तो dy by dt कट जाते. लेकिन चले नाम दे के और आसानी हो गई. dy by dt को मैंने a कह दिया, dx by dt को हाफ a कह दिया, a और a कट जाएंगे, 2 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, dy by dx इज इक्वल टू 2. अब समझ आ रहा है कि वैल्यूज ऑफ x कैसे निकलेंगे. dy by dx को निकालना होगा और 2 से इक्वेट करना होगा. तो सबसे पहले dy by dx निकाल लेते हैं. dy by dx एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x, ये 3/2 पावर है तो -3/2 और 10/3 एज इट इज था. x की पावर हो जाएगी हाफ, 1 से माइनस होने के बाद +5, 3 3 कट गए, 5 हो जाएगा 2x
-5√x +5, ये आपका dy/dx आ गया। कुछ मार्क्स तो इसके भी आ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा, चेन रूल तो बना सकते हैं, चेन रूल बनाने के बाद dy/dx तो निकाल सकते हैं, इन सब चीज़ों के मार्क्स हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने किस तरह से दिमाग लगाना था। यहाँ पर अंग्रेजी के जुमले को मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करते, चीज़ें खुद कनेक्ट होती। dy/dx आपका आ गया 2x - 5√x +5, इसे इक्वेट करना है 2 से, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हमने कि dy/dx 2 के बराबर है। जब इक्वेट किया 2x - 5√x +3 = 0। अभी एक इक्वेशन बन गया। अब हम हैरान परेशान है, ये कैसा इक्वेशन है, मैंने तो नहीं देखा। तो ये है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पढ़े हुए टाइम हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भूल जाएं। जब कोई इक्वेशन हो जिनमें x के दो x के टर्म्स हो और दोनों की पावर का जो रेशो है वो 1:2 का 2:1 का रेशो हो, तो आप समझ जाएंगे कि डिस्गाइज क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो ये x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर हाफ है। 1 और हाफ का अगर रेशो निकाला जाए, 1:1/2 यानी कि 1:0.5 किया जाए, तो ये हो जाएगा 2:1 का रेशो। पावर्स का रेशो जो है वो 2:1 का बन रहा हो, ऐसे इक्वेशन को डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिडिल ब्रेकिंग में कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पर लेट कर लें। लेट रूट ऑफ x इज इक्वल टू b कह लेते हैं। ना x कहेंगे, ना y कहेंगे, ना a कहेंगे, क्योंकि a हम ऑलरेडी एक चीज इन्वॉल्व कर चुके हैं। a कह भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x और y तो एटलीस्ट x y तो नहीं कह सकते, क्योंकि y ऑलरेडी एक वेरिएबल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसी सवाल में लेट रूट ऑफ x इक्वल टू y कर देते हैं। या इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि y ऑलरेडी एक वेरिएबल सवाल में मौजूद है। रूट ऑफ x जब b है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से पता चलेगा कि x जो है वो b² के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2b² - 5b + 3 = 0। अब अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें, 2b², 3 2 6 -3b - 2b + 3 = 0। b कॉमन निकल गया, ये हो गया 2b - 3। वर्किंग पूरी शो करनी है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म ब्रेकिंग जरूर दिखानी है, डायरेक्ट कैलकुलेटर का आंसर नहीं लेंगे, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखें। 2020 से ये और ज़्यादा पर्टिकुलर है। इसने जो स्पेसिमेन पेपर्स दिए उसमें भी इसने इस बात को कैटर किया है। इस चीज़ का देयरफॉर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो बी का एक आंसर आ गया 1 और एक आ गया 3/2। अब बी जो है वो तो कुछ था ही नहीं, तो रूट एक्स का एक आंसर हो गया 1 और रूट एक्स का एक आंसर हो गया 3/2। रूट एक्स का आंसर जो है वो 1 आया, तो पहले सोचें क्या रूट एक्स का आंसर प्रैक्टिकली 1 आ सकता है। कहीं एक्सप्लेनेशन में ये भी बता चुका हूँ कि कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। स्क्वायरिंग बोथ साइड से आंसर तो आ जाता है। जैसे अगर मुझे लिखा होता है रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो एक्स का आंसर आ जाएगा 1। लेकिन इज दिस पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। When something is not possible, then that is to be rejected. क्योंकि मैथ कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो तो आंसर दे रहा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके x की वैल्यू 1, बट वी हैव टू रिजेक्ट दैट। सर क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर इज -1। आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे रूट लगाने पे आंसर -1 आता है? रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होगा मेथड आ जाएगा, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। ऐसा कौन सा स्क्वायर रूट है जिसका आंसर जब लिया जाए तो आंसर -1? हाँ, क्यूब रूट में ऐसा होता है, 5 रूट में होता है। इवन रूट में, इवन पावर वाले रूट में कोई वैल्यू डालेंगे नेगेटिव मेथड आएगा, पॉजिटिव डालेंगे पॉजिटिव आएगा। तो इवन रूट के अंदर जब कोई वैल्यू डाली जाए, 2 रूट 4 रूट 6 रूट, 2 रूट को हम स्क्वायर रूट कहते हैं, जाहिर सी बात। स्क्वायर रूट हो गया, 4 रूट हो गया, 6 रूट हो गया, उसमें जब कोई वैल्यू डालते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो मेथड आएगा, पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो बेशक कैलकुलेटर से सॉल्व करने के पे आंसर आ रहा हो, लेकिन आपने रिजेक्ट करना होता है, वरना आपका मार्क कट जाता है। तो यहाँ पहले सोचा करें, रूट वाले केस में स्पेसिफिकली ये बात बता रहा हूँ। रूट ऑफ एक्स इज 1, हाँ पॉसिबल है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की एक्स का आंसर आ गया 1। रूट ऑफ एक्स इज 3/2, एक्स का आंसर स्क्वायरिंग बोथ साइड से आ गया 9/4। एक आंसर आ गया 1, एक आंसर आ गया 9/4। x is 1, x is 9/4, these are the answers. Question number 52, 7-mark question explained in detail. Take a screenshot, give acknowledgement as to whether you are clear with it or not.
Now comes question number 69. A curve has equation y equals to 3x minus 4 upon x and passes through the points a 1 comma negative 1 एक मिनट, ये कुछ पीछे सवाल आ गया, एक मिनट रुके जरा। हाँ जी, curve has equation y equals to 3x minus 4 upon x and passes through the points a and b. At each of the points c and d on the curve, the tangent is parallel to ab. अब सवाल को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर पढ़ रहा हूं आपके सामने। कर्व है, ए और बी से गुजर रहा है। एट ईच ऑफ द पॉइंट सी एंड डी ऑन द कर्व द टेंजेंट इज पैरेलल टू ए बी। अभी ये सिचुएशन किस तरह से बनेगी, अभी हमें समझ तो नहीं आ रही होगी यकीनन। कोई भी कर्व का शेप है, लेट सपोज, तो ए बी एक लाइन है, कर्व पे पॉइंट्स है। एक मिनट मुझे थोड़ा सोचने दें। लेट सपोज इस तरह का मैंने शेप बनाया। अब एक टेंजेंट यहां बनेगा, एक टेंजेंट यहां बनेगा, सही है। अब जरा सोचे इसको इस तरह, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये कर्व पे लाई करते हैं। अब कह रहा है जब मैंने ए और बी को ज्वाइन किया, जब मैंने ए और बी को ज्वाइन किया तो एक ऐसी लाइन बनी, एक लाइन बनेगी, जाहिर सी बात है, जब कर्व के दो पॉइंट्स हैं, जब उनको ज्वाइन करूंगा तो एक लाइन बनेगी। अब उनमें से एक के कोऑर्डिनेट से 1 कॉमा नेगेटिव 1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट से 4 कॉमा 11। अब जरा समझने वाली बात है, कह रहा है एट ईच ऑफ द पॉइंट सी एंड डी, बोले कर्व पे दो पॉइंट्स और हैं, एक सी एक डी है, तो बोले सी एंड डी दोनों पे जब मैंने टेंजेंट्स बनाए ना, तो वो टेंजेंट्स लाइन ए बी से पैरेलल थे। A curve passes through A and B. At each of the points C and D on the curve, the tangent is parallel to AB. तो जो tangents हैं, ये जो tangents है at C and D, they are parallel to line AB. इसका मतलब tangents का gradient वही होगा जो AB का gradient है, और tangent का gradient तो dy by dx की वैल्यू को कहते हैं। तो एक इसका मतलब यहाँ से समझ ये आया कि gradient of AB is to be found 11 minus minus 1 upon 4 minus 1, 12 upon 3 हो जाएगा 4। ग्रेडियंट ऑफ ए बी जब 4 आया तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट भी यकीनी तौर पे 4 होगा, और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट तो dy by dx की वैल्यू को कहते हैं। इसका मतलब दरअसल ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट 4 है तो dy by dx 4 है, और dy by dx कब 4 होगा, x की किन वैल्यूज पे 4 होगा, वो निकालना है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। तो पहले सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स तो आए, सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलेगा ना। इसका मतलब सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के मुताबिक निकाल लेंगे। तो अभी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सी एंड डी पे टेंजेंट का ग्रेडियंट 4 है जो ए बी के ग्रेडियंट के बराबर है। टेंजेंट का ग्रेडियंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिसपे डी वाई बाई डी एक्स 4 होता है, तो उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल के इक्वल टू 4 कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम यहाँ से निकाल लें, ये है 3x माइनस 4x पावर माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू माइनस 4 इज प्लस 4 x पावर माइनस 2 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो dy by dx is 3 plus 4 upon x square and that is equals to 4. 4 upon x square जो है that is equals to 1. x square equals to 4 हो जाएगा and x is equals to plus minus 2 आ जाएगा। इसका मतलब जब x 2 है तो y निकाल लें when x is 2। y कैसे आएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व में ही डालेंगे, जाहिर सी बात है। सी एंड डी जो है वो कर्व पे ही लाई करते हैं, एक के कोऑर्डिनेट्स माइनस 2 कॉमा समथिंग कर देते हैं, एक के 2 कॉमा समथिंग कर देते हैं। तो 1x is 2, y क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट कर लें, 3 into 2 minus 4 upon 2, 6 minus 2 4, एक पॉइंट हो जाएगा 2,4, इसे d कह देते हैं। When x is negative 2 तो y आ जाएगा 3 into negative 2 minus 4 upon minus 2, माइनस माइनस प्लस 4 upon 2 2 हो जाएगा प्लस 2 minus 6 plus 2 minus 4। एक मिनट, minus 6
+2 सही है, -6 + 2 इज -4, तो ये हो जाएगा -2 पे -4। ये पॉइंट सी हो गया। नाउ व्हेन वी हैव पॉइंट सी एंड डी, we can easily find the equation of perpendicular bisector. For that, what do we have to find? First, we will find the gradient of CD. Then we'll do negative reciprocal to find the another gradient using the fact that m1 dot m2 equals to -1. नेगेटिव रेसिप्रोकल को इस्तेमाल करके हमारा सेकंड ग्रेडियंट आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट होगा। हम मिड पॉइंट निकालेंगे CD का, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को और ग्रेडियंट को, जो नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट था, उसको इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन आ जाएगा। ये काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला इंशाल्लाह बच्चे सक्सेसफुली कर लेंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। सही है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 69, जो कि आखिरी सवाल था, जो प्रॉब्लम के तौर पे पेश किया गया था, अल्लाह के फजल से और करम से ख़त्म हो चुका है। एक्नॉलेज करें, बिल्कुल क्लैरिटी है यहाँ तक, ये सवाल क्लियर है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, डिफरेंशिएशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हमने सॉल्व कर ली। आई गेस और कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? चलिए Alhamdulillah, successfully we have ended differentiation as well, and we'll start integration soon, inshallah. So we can end our class successfully over here. Alhamdulillah, thanks to Almighty Allah for completion of differentiation. See you all in the next class. Take care, stay blessed. Allah Hafiz.